स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है विजय दान देता की पुस्तक से राजस्थानी की कहावती कथाएं। अठे अयां बठे बयां आ गिणगोर धुके कयां। यहाँ ऐसे वहाँ वैसे यह गणगौर पूजे कैसे। इसकी संदर्भ कथा। एक जाट और एक बावरी में अच्छी खासी दोस्ती थी। बावरी चोरी के धंधे में खूब प्रवीण था और जाट खेती में काफी होशियार था। पर बादलों के भरोसे कभी फसल पकती और कभी नष्ट हो जाती। मितव्ययी चौधराइन जैसे तैसे अपनी गृहस्थी मजे से चला लेती थी। एक बार बारिश अच्छी हुई तो चौधराइन ने गणगौर पूजने की इच्छा अपनी सहेली को दर्शाई। बावरी ने सोच समझकर उसे नेक सलाह दी कि बाजरी की फसल से गणगौर का उजमणा तो हो नहीं सकता। कल ही केसर के पिता एक धनवान सेठ के यहाँ चोरी करने जाएंगे। उनके साथ चौधरी को भी भेज देना। घर में ही बनिए की दुकान से वे घी, दाल, खांड, गुड़, तेल व नारियल इत्यादि ले आएंगे। फिर जैसा चाहो उजमणा कर लेना। चौधराइन ने समझाया तो चौधरी मान गया। हामी भरते कहा, जैसी खेती जैसा व्यापार वैसी ही चोरी, अपना अपना धंधा है। पर खेती के मुकाबले चोरी का धंधा आसान है। मेरे दोस्त जैसा मशहूर चोर सारे इलाके में नहीं है। एक बार इस धंधे की भी चाशनी देख लूं। सो दोनों दोस्त अच्छे शकुन विचार कर कृष्ण पक्ष की तेरस को उस मशहूर गांव पहुंचे जहां 9 लखपति सेठ रहते थे। तेरस का चांद उगने में 3 घड़ी रात शेष थी। नामजद चोर ने चौधरी को राह में चोरी के खास खास गुर बताकर अंत में कहा, फटाफट काम करना है। तुम्हें तो सोने चांदी और नगीनों से कोई वास्ता नहीं। मैं तहखाने में चुपचाप अपना काम करता रहूंगा और तुम दुकान से भाभी की खातिर सारी चीजें बोरी में भर लेना। चुपचाप, पर डरना नहीं। चोर डरा नहीं और मरा नहीं। तब चौधरी ने उत्साहपूर्वक कहा, अरे इसमें डरने जैसी क्या बात है। जैसा व्यापार जैसी खेती वैसी ही चोरी। गणगौर का उजमणा सेठ जी के माल से ही सही। दोस्त ने सोचा, चौधरी बातें जरूर भोली भाली करता है लेकिन वक्त पर पूरी सावचेती बरतेगा। और दोनों ने अपनी अपनी आदत के अनुसार पूरी सावचेती बरती। चोर तो एक घड़ी से पहले ही अपनी गांठ बांधकर मित्र के पास आया तो वह मजे में गुड़ और खोपरे की चिटकें चबाते बोला, घर का गुड़ तो इतना मीठा ही नहीं होता। मुझे थोड़ा समय लगेगा, तुम जाओ, मैं मजे से घर लौट आऊंगा। चोर ने काफी समझाया पर वह नहीं माना। तब चतुर साथी ने जाने में ही खैरियत समझी। हवेली की छत पर सेठ के सभी घरवाले सो रहे थे। हाली मजूर पास ही नोहरे में निस्वपन ऊँघ रहे थे। थकान से चूर, अपनी सुध बुध बिसरे हुए, ढलती रात की सुहानी बयार मानो सबको पंखा झल रही हो। चौधरी ने मनवांछित सामान बोरी में भरा। फिर गेहूं की तलाश में आगे बढ़ा तो बड़ी सारी चाकी के पास कुंडे में गेहूं भरे थे। पील जोत की मध्यम रोशनी में गेहूं ऐसे नजर आए मानो पिसने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हों। चौधरी घर की मालकिन पर कभी ठोर नहीं जताता था। चाहकर उसके काम में बखूबी हाथ भी बटाता था। वह तो निर्भय निशंक होकर चाकी चलाने बैठ गया जैसे अपना ही घर हो। चाकी की मधुर मधुर लय से प्रभावित होकर गुनगुनाने लगा, काला काला केस भंवर महारी आटी, कामण गारी रे आधी रे अमला, मारी सेज अलूणी रे बेगा वावड़ जो, हारे नणदल बाई रावीरा बेगा बावड़ जो। धीरे धीरे उसका सुर तेज होने लगा। वह भूल गया कि वह सेठ की हवेली में चोरी करने आया है। सबसे पहले सेठानी की नींद उचटी।
उसने सेठ को झंझोड़ कर जगाया। सहमति वाणी में बोली, यह क्या कौतुक है, भूत पलितों की लीला तो नहीं। सेठ का दिल बैठ गया। उसने वहीं छत पर से हकलाते हुए हाली मजूरों को आवाज दी। वे दौड़े आए। देखा तो भौचक्के रह गए। हिम्मत करके एक तगड़े हाली ने पूछा तो उसने सहज भाव से बताया कि चौधराइन ने गणगौर का उजमड़ा किया, सो थोड़ा बहुत सामान लेने आया था। अभी तो पाइली गेहूं भी नहीं पीसे और आप आधम के, बस घड़ी रात रहते सारे गेहूं पीस लूंगा। मुझे चाकी चलाना बड़ा अच्छा लगता है। हाली उसके स्पष्ट उत्तर से मन ही मन डरा तो काफी, किंतु बाहर तनिक भी आभास प्रकट नहीं होने दिया। धीमे से कहा, यह तो सेठ जी की हवेली है, कुछ ख्याल भी है तुम्हें? क्या बात करते हो, ख्याल कैसे नहीं है। सेठ जी की हवेली के अलावा इतना माल मुझे कहाँ मिलता। एक भूत ही मुझे हाथ पकड़कर यहाँ लाया। भूत का नाम सुनते ही उनकी घिघी बंद गई। ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे। हाली के पीछे खड़े सेठ के मुंह से अकस्मात निकल पड़ा, भूत। चौधरी ने सहज भाव से कहा, और नहीं तो क्या, वह तो घड़ी भर पहले ही आपके तहखाने से सोना चांदी और नगीने ले गया। बार बार कह रहा था कि सेठ जी ने आसपास के सभी गरीबों को लूटा है, मैं इन्हें लूटूंगा। राज का खजाना खाली है, प्रजा के भले की खातिर राजा बेचारा करे तो क्या करे। आधा माल अपने राजा को देगा और आधा माल दूसरे राजा को। धीरे धीरे सारा गांव हवेली के बाहर इकट्ठा हो गया। उस गांव के चोर भी हल्ला सुनकर शामिल हो गए। अपनी भलाई की खातिर उन्होंने चौधरी को मजबूत रस्सियों से बांध दिया, केवल पांव खुले रखे। मजबूत रस्सियों का खिंचाव महसूस करते ही चौधरी को होश आया। अरे, मुझे इस तरह बांध क्यों रहे हो? चौधराइन को रसोई बनाने के लिए सामान कैसे पहुंचाऊंगा? एक मुंहफट चोर ने कहा, यह सवाल तुम राजा जी से पूछना, वे इसका सही उत्तर दे देंगे। इतना कहकर वे मजबूती से रस्सियों के छोर पकड़े हुए उसे राज दरबार में ले गए। रास्ते भर चौधरी तो एक ही रट लगाता रहा, अठे आया बठे बया, आ गिणगोर धुके गया। सारा हुजूम उसकी रट सुनता रहा और मन ही मन मुस्कुराता रहा, मानो कहना चाहता हो, इसकी रत्ती भर भी चिंता मत करो, राजा जी अच्छी तरह तुम्हारी और गणगौर की पूजा एक साथ ही कर देंगे। पर चौधरी तो अपनी रट में खोया हुआ कुछ भी सुन नहीं रहा था। राजा जी ने पूछा तो वह तनिक जोर से बोला, अठे आया बठे बया, आ गिणगौर धुके कया। बड़े अचरज की बात कि राजा जी अधेर उसकी बात का मर्म समझ गए। एकत्रित लोगों को हाथ से जाने का संकेत करते हुए बोले, तुम सभी बाहर जाओ, मैं एकांत में इससे बात करके सारा भेद जान लूंगा। राजा जी को कुछ भी नई बात जानने की जरूरत नहीं थी। वे तो 2 घड़ी पहले ही सारा भेद जान चुके थे। थोड़ी देर बाद ही उन्होंने सेठ जी और उनके बेटों को बुलाया, सख्ती के साथ आदेश दिया, गांव चौधरी को अपने हाथों से अधेर खोलो। 2 बैलगाड़ियों में सामान भरकर इसके घर पहुंचाओ। भूतों की लीला से तो मैं भी डरता हूँ। जल्दी करो, न जाने किसकी क्या दुर्गति होगी। सेठ ने कोहनियों तक हाथ जोड़ते कहा, लेकिन माई बाप, मेरी दुर्गति इससे ज्यादा और क्या हो सकती है। राजा ने आंखें तरेर कर जवाब दिया, यह तो अभी शुरुआत है। पहले सब काम छोड़कर चौधराइन की मंशा पूरी करो, फिर तुम्हारा अदल न्याय करूंगा। कैसे गंवार हो, गणगौर की पूजा का महत्म भी नहीं समझते। सारे हुजूम ने एक सुर में जयनाद किया, जय हो अन्नदाता की जय हो। आप समझाएं और हम न समझे, यह कैसे हो सकता है। यहाँ एक बात वहाँ दूसरी बात, फिर एतबार क्यों कर हो। अस्थिर चित्त वाले व्यक्ति के लिए अपना मतलब बनता हो तो नीम पागल बनने में भी कोई हर्ज नहीं।